नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में क्रिया समझाऊंगी। क्रिया जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जो शब्द आपको बताए कि कोई काम हो गया है, हो रहा है या होगा, वह क्रिया कहलाती है। आइए क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द के किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि क्रिया विकारी शब्द होते हैं जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन के अनुसार अपने रूप बदल लेते हैं। जैसे यदि क्रिया शब्द पढ़ना है तो वह यदि लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ता है प्रयोग होगा, और अगर लड़की पढ़ रही है तो पढ़ती है प्रयोग होगा। इस प्रकार क्रिया वचन व लिंग के अनुसार अपना रूप बदलती है। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। इसका रूप, लिंग, वचन और पुरुष के कारण बदलते हैं। प्रत्येक भाषा में वाक्य के अंतर्गत क्रिया का बहुत महत्व होता है। मैं आपको बता देती हूँ, प्रत्येक वाक्य में क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्रत्येक वाक्य में क्रिया मौजूद होती है और क्रिया का होना ज़रूरी भी माना जाता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हम यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होने वाला है। देखिए, बहुत साधारण है। अगर यह कहा गया है कि बच्चा खेल रहा है तो खेल रहा है क्रिया का रूप देख के हमें पता चलेगा कि यह कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। और अगर यदि हम कहते हैं कि माँ बाजार जाएगी तो इससे पता चलता है कि कार्य भविष्य काल में होगा। और अगर हम कहते हैं कि मैं कल पढ़ी थी तो इससे पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था। क्रिया के रूप से ही हमें काल का पता चलता है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, इस प्रकार क्रिया शब्दों से ही हम पता लगा लेते हैं। अतः कहा जा सकता है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में न लगा दिया जाता है तब क्रिया बनती है। क्रिया क्या होती है? जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना में पढ़ जो है वो धातु रूप है और ना लगाकर उसे पढ़ना बना दिया गया, क्रिया बना दिया गया। खाना में खा मूल शब्द है, धातु शब्द है, जिसमें ना जोड़कर उसे क्रिया बना दिया गया। इस प्रकार क्रिया के मूल रूप को धातु रूप भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यहाँ आपको कर्म को समझना ज़रूरी है। जिस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है और जहाँ कर्म मौजूद होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म दिया गया हो और कर्म क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अतएव यह आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया अपने साथ कर्म लाए। यदि क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लाती है तो वह अकर्मक ही कहलाएगी। आप उदाहरण देखेंगे। प्रवर अनु पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में
पुस्तक कर्म है। और यदि हम किसी भी वाक्य में कर्म की जगह क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं और हमें उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ हम प्रश्न पूछेंगे प्रवर अनु क्या पढ़ता है, हमें क्या क्रिया से पहले लगाना होता है। और यदि हमें उत्तर मिला तो सकर्मक और उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। तो हमें यहाँ उत्तर मिलेगा प्रवर अनु पुस्तक पढ़ता है, तो इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है आपका सकर्मक और अकर्मक को जानने का। हमारी दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाती, अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उल्लू दिन भर सोता है। अगर आप यहाँ प्रश्न करेंगे तो प्रश्न होगा उल्लू दिन भर क्या सोता है, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इसका अर्थ हुआ यह अकर्मक क्रिया है, इसका प्रभाव सीधा उल्लू पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, वहाँ कर्म नहीं होता। इस वाक्य में सोना क्रिया का व्यापार उल्लू है और वही सोता है, इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक हुई। कुछ क्रियाएं अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं, वो उन वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर निर्भर करता है। उसका सिर खुजलाता है, यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि यह स्वतः होती है। वह अपना सिर खुजलाता है, अब यह सकर्मक क्रिया बन गई कि वह क्या खुजलाता है, अपना सिर खुजलाता है। इस प्रकार एक ही शब्द कभी अकर्मक क्रिया में आ सकता है, कभी सकर्मक क्रिया में, केवल उसके वाक्य के प्रयोग पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा वाक्य जी घबराता है, अकर्मक क्रिया है, अपने आप जी घबरा रहा है। विपत्ति मुझे घबराती है, तो क्या घबराती है, विपत्ति, तो इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया बन जाती है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, तालाब अपने आप भरता है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझा। दोनों में मूलतः भेद कर्म का है और कर्म का पता लगाने के लिए हमें क्या लगा के प्रश्न करना चाहिए। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से 5 भेद माने गए हैं क्रिया के। पहला भेद सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे अनिल आया, मैंने पढ़ा, मैंने खाया, वह गया, ये सब सामान्य क्रिया है जहाँ केवल एक ही क्रिया उपलब्ध होती है। दूसरी क्रिया संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। अक्सर वाक्य में संयुक्त क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे लिखना चाहता है, पढ़ सकता है, जा रहा है, खा रही है, नाच रहा है, ये सब जो हैं ये संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ एक क्रिया ही नहीं, यहाँ बहुत सारे शब्द मिलकर, धातु मिलकर संयुक्त क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। तीसरी क्रिया है हमारी नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रिया पदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, बतियाना, लतियाना, ये नाम धातु क्रिया होते हैं, ये क्रिया पदों से बनते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया चौथी, प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी को प्रेरणा दे। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे वह राम से पत्र पढ़वाता है, वह खुद इस काम को नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, वह राम से पत्र पढ़वाता है। शिक्षिका छात्रों से काम करवाती है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। पूर्वकालिक क्रिया, यह क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद है स्कूल जाएगी, तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस प्रकार हमने आज क्रिया का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको क्रिया समझ आई होगी। धन्यवाद।